हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 38। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में ही एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें इस मॉक टेस्ट से पहले 37 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उनका बेनिफिट नहीं लिया है तो प्लीज़ आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिए, इस प्लेलिस्ट पे जाइए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में अगर आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जैसे इस वीडियो की जो पीडीएफ्स रहती हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलती हैं और साथ में आपको जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो प्रथम हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न है निम्न में से उष्म वर्ण की पहचान करें। ऑप्शन है आपके पास म, देन ग, य, स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, उष्म वर्ण का मतलब क्या हुआ? उष्म संघर्षी व्यंजन की बात कर रहा है। जो उष्म संघर्षी व्यंजन जैसे मैंने आपको करवाया है ना, जो आपके जैसे स्वर और व्यंजन को लेके बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वीडियो दी हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है इन वीडियोज़ के ऊपर तो एक संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। वहाँ पे पुलिस की अगर मैं बात करूँ, एचपी पुलिस की, तो जो सिलेबस में आपको टॉपिक मेंशन है उनके ऊपर बहुत ही डिटेल में जो है वो वीडियोस पढ़ चुकी हैं। तो आप प्लीज़ एक बार इस मॉक टेस्ट के बाद वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिल सके, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। अब देखो, उष्म संघर्षी जो व्यंजन हैं मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से थे। आपका जैसे उष्म संघर्षी थे स, श, श और ह, ये आपके उष्म संघर्षी में आते हैं, राइट। आई होप आपको ये पता होगा। वैसे अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिएगा, जो बेसिक क्लास है वहाँ से आपको डिटेल में सारी चीज़ों का पता चलेगा। अब देखो, यहाँ पे य भी लिखा हुआ है तो य, र, ल, व, ये जो चार व्यंजन ये कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन। कौन से थे? अंतस्थ। बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि म जो व्यंजन है ना, ये कौन से वर्ग में आता है? सॉरी, वर्ग, या अगर हम व्यंजन का वर्गीकरण करें, जैसे स्पर्श व्यंजन में आता है, अंतस्था में आता है, या किस में आता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता? ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है इन ऑप्शन में जिसका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राण क्या है? प्राण, जैसे प्राण के साथ में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे प्राण के साथ में दर्शन की अगर मैं बात करूं तो दर्शन भी एक ऐसा शब्द है जो क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है, राइट। अब देखो, आप बोलें कि सर एचपी पुलिस में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है सिलेबस में, तो ये आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? ऑप्शन नंबर ए है नदी, देन बी है पाठक, देन यहाँ पे सी है स्त्री। देखो, नदी की अगर मैं बात करूँ तो नदी क्या है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा में आता है। देन स्त्री भी क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो किस तरह से मैं बताऊंगा। इसमें अगर मैं बताऊं तो स्त्री जो शब्द है ना वो तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत में भी अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो एक सतह सतह स्तः धातु से लिया गया है। कौन सा शब्द? स्त्री शब्द। तो देखो, आपने जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं ना वो बहुत ही एनालिसिस करके करवाया जाता है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा और आपकी जो शब्दावली है वो बिल्कुल स्ट्रांग होगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और साथ में जो आपको हिंदी की नोटबुक मैंने लगाने के लिए कहा है ना उसमें आप क्या कीजिएगा कि इसे जो है वो नोट कर लीजिएगा। 5, 4, 3, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको केवल फैक्ट से ही उनको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको फैक्ट से याद रखना पड़ेगा कि 5 इसकी जो है वो उपभाषाएं होती हैं, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सुमति सुमति शब्द का विलोम शब्द है। विलोम माने विपरीत। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वीडियोस दी हैं। अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूं विलोम की
तो संपूर्ण हिंदी में तो आपको मिल ही जाएगी वीडियो, बट इसके साथ में ही टॉप 100 एक हमारी प्लेलिस्ट है हिंदी, टॉप 100 हिंदी। उसमें मैंने जो विलोम की आपको क्लास दी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है वो। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका बेनिफिट लिया हुआ है और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला था आपका हमें उस वीडियो से। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुमति, सुमति का विलोम शब्द क्या है? अश्लील, विमति, सहमति या कुमति। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें जो शब्द है ना उसका अर्थ बताओ। देखो सुमति क्या लिखा हुआ है? सुमति। अब देखो सुमति का अर्थ क्या होता है? सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाला, ऐसा बोल सकते हैं हम। अगर हम बात करें तो सुमति को क्या बोल सकते हैं हम? मतलब अच्छी बुद्धि वाला बोल सकते हैं हम उसको। देखो कैसे, देखो कई बार आपने सुना होगा, जैसे बोलते ना कि उसकी मति तो मारी गई है, उसकी मति तो मारी गई है। मति मारी गई है मतलब उसका जो दिमाग है ना वो खत्म है, मतलब उसकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, कुमति। कुमति का क्या मतलब हुआ? जैसे यहाँ पे था ना, जैसे आपने एक बात सुनी होगी, देखो कु क्या है? कु एक ऐसा उपसर्ग है जो मतलब विपरीत कर देता है शब्दों को। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आपने एक बात सुना होगा, एक शब्द सुना होगा आपने कि पुत्र, कुपुत्र। कुपुत्र है ना, पुत्र एक अच्छा पुत्र, देन कुपुत्र जो अच्छा पुत्र नहीं है। जैसे इसी तरह से कुछ ऐसे उपसर्ग भी होते हैं जो विलोम बनाते हैं, तो मैंने वो बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो मति का मतलब हुआ बुद्धि। क्या हुआ? बुद्धि। तो कुमति का क्या मतलब हो गया? कि जिसकी अच्छी बुद्धि नहीं है। ये समझ सकते हैं आप, मतलब उसको हम विपरीत जब करेंगे ना तो उसको हम इसी तरह से विपरीत करेंगे कि कुमति का मतलब क्या हुआ? अच्छी बुद्धि ना होना। तो देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से परिवार शब्द का पर्यायवाची है। बोलता परिवार शब्द का पर्यायवाची बताना है आपने। ऑप्शन है आपके पास भवन, घर, कुटुंब, देन गृह। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों होगा? देखो ए परिवार जो शब्द है ना, अब देखो इससे एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखो एक आपने कहीं जैसे मतलब पढ़ा तो होगा ही आपने, ये एक हमारा श्लोक है क्या? वसुदेव कुटुंबकम, सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो धरती है ना, पूरी जो धरती है ना वो एक परिवार है। पूरी जो धरती है वो क्या है? एक परिवार है। तो जो परिवार है ना वो कुटुंब, ये कुटुंबकम लिखा हुआ ना, ये परिवार से ही संबंधित है। तो परिवार का जो पर्यायवाची होगा वो कुटुंबकम होगा। भवन क्या होता है? घर क्या होता है? गृह क्या होता है? ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो कुटुंब का है ये परिवार से संबंधित है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उक्त का विलोम शब्द बताना है आपने। देखो उक्त को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उ देन उक्त, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। देन यहाँ पे लिखा हो उपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुक्त, देन उपयुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुक्त। अनुक्त क्या होगा? विलोम होगा। अब देखो अनु क्या है यहाँ पे? अनु क्या है? अनु यहाँ पे उपसर्ग है। मैंने क्या बताया था कि जो कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो शब्द का अर्थ जो होता है उसको विपरीत कर देते हैं, जैसे अ, नी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये एक कुछ ऐसे मतलब हमारे पास क्या है? उपसर्ग हैं जो विलोम बना देते हैं शब्दों को। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन या पकवान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं मुझे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्जाम में तो तत्सम तद्भव बताया नहीं गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ। तत्सम तद्भव करवाने का आपको जो फायदा होगा ना वो आपको, आपकी जो शब्दावली है ना वो इससे मजबूत होगी। और जब शब्दावली जब आपकी मजबूत होगी तो वो आपको विलोम, देन आपके पर्यायवाची, इन सब शब्दों में आपकी हेल्प करेगी। आई होप आप समझे होंगे। देन देखो इससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, देखो इसी तरह से जो आपका जैसे मॉक टेस्ट चल रहा है ना हिंदी का, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो रीजनिंग का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैंने कोशिश की है, बहुत सारे स्टूडेंट का माना था सर हमें रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाए। तो रीजनिंग के मॉक टेस्ट की अभी तक 5 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। जैसे आप जाएंगे तो जैसे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे आपको बनी हुई है फ्री मॉक टेस्ट रीजनिंग। क्या बनी हुई है? फ्री मॉक टेस्ट रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस। तो वहाँ पे 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी ना तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। वहाँ पे आपको पता चलेगा एक्चुअल में
वो न्यू पैटर्न में मैंने आपको क्वेश्चन बनाया वहाँ पे कि किस तरह से आपको एग्जाम में जो रीजनिंग से पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल में कौन सी संज्ञा है? बोलते जो पेट्रोल है ना वो कौन सी संज्ञा में आता है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा सर? देखो द्रव्यवाचक में मैंने क्या बताया था कि क्या क्या चीजें आती है। देखो एक तो आपका जैसे पेट्रोल हो गया या दूध हो गया जो लिक्विड है ना, वो हो गए। साथ में क्या होगा? साथ में जैसे सोना, चांदी, ये सारी चीजें का किस चीज में आती थी? द्रव्यवाचक में। समूहवाचक आपको पता है, व्यक्तिवाचक भी आपको पता है। भाववाचक क्या है? भाववाचक जैसे आपका क्रोध हो गया है ना, प्रेम हो गया, नफरत हो गई, ईर्ष्या, जलन, राइट, ये सारी चीजें किस चीज में आती हैं? ये भाववाचक में आती हैं। तो आई होप ये आपको वैसे पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आपको, बेसिक की जो वीडियोस हैं वो संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां एक बार गो थ्रू कीजिएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, मैं 500% श्योर हूं। आई होप यहां तक समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है साहस शब्द का संज्ञा के किस भेद में आता है? बोलता जो साहस शब्द है ना, साहस, ये बोलता संज्ञा, जो संज्ञा है, संज्ञा के कौन से प्रकार में, भेद में आता है? बोलता व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक में आता है, भाववाचक में आता है या द्रव्यवाचक में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जो है वो, साहस जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। अच्छा सर क्यों आता है? देखो कुछ चीज़ें ऐसी थी, भाववाचक का मैंने बताया था ना आपको कि जिन चीज़ों को या जिन जो भी चीज़ें हैं उनको जब हम छू नहीं सकते हैं, जिनको छू नहीं सकते हैं, अब देखो प्रेम है ना, प्रेम को आप छू थोड़ी भी सकते हो, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। अब उसी तरह से नफरत है, उसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। घृणा है, समझ रहे हो? देन ईर्ष्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, जिनको आप छू नहीं सकते हो। जैसे ईमानदारी है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो क्या है? मिठास, वो क्या है? वो सारी चीज़ें जो हम उसको जो है वो महसूस कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा आपको मिठास, राइट, तो ये कैसे जो है भाववाचक संज्ञा? देखो जो मिठास है ना वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ का मतलब गुण या किसी चीज़ के बारे में बताती है, तो उसको हम भाववाचक में लेते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कमीज पीले रंग की है, वाक्य में विशेष्य बचाना है आपने। अरे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें बहुत सारे डाउट रह गए थे स्टूडेंट्स के, और उसी के भी आप में मैंने एक और क्वेश्चन बनाया ताकि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं, क्योंकि कमेंट्स में हर एक स्टूडेंट को वहाँ पे रिप्लाई करना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो देखो विशेष्य, बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कमीज पीले रंग किताब, तो बहुत सारे स्टूडेंट मान रहे थे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पीला होगा, मतलब पीला एक विशेष्य आएगा। बट पीला विशेष्य नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीला क्या है यहाँ पे, आप बात समझिए, पीला क्या है? पीला यहाँ पे जो है वो गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक, किसी के गुण को बता रहा है ना वो, मतलब वो पीला है, काला है, कौन सा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रंग ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कि जब अब पीला है ना तो फिर जो रंग है वो, मतलब विशेषता बताई किसने? रंग ने बताई ना, किसकी? विशेषण की, कि रंग है पीला। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप जिन स्टूडेंट्स का पहले डाउट था वो क्लियर हुआ होगा कि पीला जो यहाँ पे वो गुणवाचक विशेषण काउंट हुआ है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्योम। व्योम किस शब्द का समानार्थी है? आकाश, प्रयोजन, समय या मंत्री? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। व्योम जो है वो आकाश का समानार्थी है। तो अब आप बोलेंगे सर समानार्थी क्या होते हैं? अगर इस तरह के कुछ छोटे मोटे अगर आपके डाउट है ना तो आपको जाना पड़ेगा बेसिक की क्लासेस में, और बेसिक की क्लासेस मिलेंगी संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में, और वो प्लेलिस्ट मिलेगी माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। संपूर्ण हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, एकार्थी शब्द का भी मैंने आपको वीडियो दी है, और एकार्थी का तो मैंने आपको टॉप 100 मैंने हिंदी करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं एकार्थी की वीडियो को। देखो मैंने कोशिश की है कि जो आपका एग्जाम आएगा ना उसमें जो आपको हिंदी से जो पूछा जाएगा ना उसमें हम हिंदी में 20 में से 20 लेंगे। इसलिए मैंने जो 3 से 4 प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचपी पुलिस के लिए अलग से। तो आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे हमें, आप उनको देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है, और उसमें हम आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मटेरियल जो होता है ना उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्न में
फल शब्द का अनेकार्थी शब्द है। फल, फल शब्द का अनेकार्थी ढूंढना है अब आपने। उमंग, मेवा, ए व बी दोनों, देन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मेवा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा डाउट होगा, देखो कैसे होगा है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनको हमें ना अपनी एज यूजुअल लाइफ में जोड़ना होता है, आपको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ना होता है। जो कुछ वाक्य सुने होते हैं आपने, जैसे फल यहाँ पे अगर मेवा बन रहा है इसका अनेकार्थी, तो कैसे बन रहा है। देखो आपने बहुत सारे अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि कर सेवा ऐसे बोलते हैं ना, कर सेवा मिलेगा मेवा, मिलेगा मेवा। तो ये जो लिखा है ना, इसका अर्थ समझ रहे हो आप, क्या बोलने का मतलब क्या अर्थ है इस वाक्य का। इसका अर्थ है कि आपको अगर आप सेवा करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। तो इस तरह से भी हमने चीज़ों को समझना है, राइट। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब देखो सर्वनाम से आपको क्वेश्चन आ गया। अब आपने जब भी ऐसे देखना है ना कि नहीं है, ये चीज़ आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है अपने एग्जाम में, क्योंकि एक अगर इस नहीं को मैं यहाँ से हाइड कर दूँ एक सेकंड के लिए, फिर मैं पढ़ूँ निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है बन जाएगा वो। तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे, आप बोलेंगे मुझे भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, यानी ये भी सर्वनाम है। समझ रहे मेरी बात को। तो आप गलती से ऐसा काम नहीं करेंगे, आपने बहुत पेशेंस से वहाँ पे जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वह, मुझे, उसने, ये तीनों ही क्या है, सर्वनाम है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको निम्न में से विशेषण कौन सा शब्द है। विशेषण पहचानना है अब आपने। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मिठास, देन ईर्ष्य, देन मजहब, देन इनमें से कोई नहीं। अब देखो मिठास का तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। देन ईर्ष्या, ये भी भाववाचक संज्ञा में जाएगा आपका। देखो एक ही क्वेश्चन से ना स्टूडेंट हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बेसिक हम क्वेश्चन 20 करते हैं, बट हम अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं इस मॉक टेस्ट में। देन ईर्ष्या क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। अच्छा सर मजहब क्या हुआ। देखो मजहब भी आपकी संज्ञा में ही आएगा, बिल्कुल। मजहब जो है वो संज्ञा है, बट ये पुल्लिंग में इसको जो हम यूज़ करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये संज्ञा के पुल्लिंग में जो है वो यूज होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है ताकि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे, और एक ही बार में आपको पढ़ने से जो है वो 3 या 4 फैक्ट जो है वो पता चले। देन क्वेश्चन है आपका, विकारी शब्द को विपरीत बनाने के लिए, माने विलोम करने के लिए कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया। देखो ये क्वेश्चन वैसे उपसर्ग से है, बट विकारी और अविकारी भी इसमें आपको समझ आएंगे कि किस तरह से आपने विपरीत करना है। और विपरीत शब्द का भी क्वेश्चन है, विलोम भी शब्द भी है, उपसर्ग भी है इसमें, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अब, देन अ, देन अति, देन कु। अब देखो उपसर्ग का तो आपको पता ही होगा, मैंने कहा कि जैसे ये विलोम मैंने शब्द लिखा हुआ है, इसके आगे जो शब्द यूज होंगे वो बनेंगे उपसर्ग, और इसके पीछे जो शब्द यूज होते हैं वो बनते हैं प्रत्यय। आई होप ये आपको वैसे पता होगा। तो जब विकारी शब्द को विपरीत करना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अविकारी बनेगा। और मैंने बताया था आपको कि अ, नि, कु, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो क्या करते हैं वो विलोम कर देते हैं शब्दों को। तो देखो आपको मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को कि होता है ना ऐसा कि जो कुछ उपसर्ग है तो उन उपसर्गों का भी आपको ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आपको जो है वो वहाँ से हेल्प मिल सके। देन क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, जो नगर में रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बोलता है जो नगर में रहता है वो, मतलब ये जो ऑप्शन है इनमें से एक शब्द उस इस वाक्य के लिए बताना है आपने। नागरिक, नागर, देन शहरी या ग्रामीण। देखो ग्रामीण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पे शहरी, शहरी में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ये तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो नागरिक का मतलब कोई नगर में रहने वाला नहीं होता है। नागरिक हम हर एक प्राणी को जो है वो काउंट करते हैं जो किसी देश में रहते हैं, वो नागरिक, राइट। तो शहरी हुआ शहर में रहने वाला, समझ रहे हो। यहाँ पे नगर लिखा हुआ ना, नागर होता है, जो नागर होता है ना, नागर होता है नगर में रहने वाला। जो र लगा हुआ है ना, जैसे नागर, समझ रहे हो मेरी बात को। न को आ की मात्रा लगी है, नागर बना है, तो नागर का मतलब हुआ किसी शहर में, सॉरी नगर में रहने वाला। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है बिना मतलब का काम करना, अत्यधिक प्रयास करना, पढ़ाई लिखाई करना या कागजों के साथ खेलते रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना मतलब का काम करना मतलब कागजी घोड़े दौड़ाने से आप समझ रहे हो,
मुहावरे का मतलब था कि शाब्दिक अर्थ ना लेके उसका जो विलक्षित अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकलता है। तो मतलब कागजी घोड़े दुड़ा रहे हैं तो मतलब बिना मतलब का काम कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, किताब का कीड़ा होना का सही अर्थ है बहुमूल्य, रट्टेबाज, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ये इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ है। दिनों का फेर होना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं। और साथ में वैसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए तो एक तो फीडबैक होता है, साथ में आपको अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे, और उससे हमें पता भी चलता है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हो। और जैसे आप सब वीडियो देखते हैं, बट मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट जो वो लाइक नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका 1 सेकंड लगता है देखो लाइक के लिए, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे कि प्लीज़ आप जब भी वीडियो देखें तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। और साथ में जितना हो सकता है शेयर तो आप करते ही हैं और आप करेंगे भी, और आशा करता हूँ आप बहुत ज़्यादा करेंगे। देन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तक जो है वो पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बड़ों में बड़ा, छोटों में छोटा या छोटे में छोटा वाक्य का सही अर्थ है सर्वाधिक, सर्वोपरि, सर्वप्रथम या सर्वप्रिय। सर्वोपरि, सॉरी यहाँ पे सर्वोपरि है और यहाँ पे सर्वप्रिय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इसका अर्थ समझना है हमने पहले कि बड़ों में बड़ा, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अगर वो बुजुर्गों में बैठता है तो वहाँ पे भी सही होता है, यानी छोटों में बैठता है तो उन छोटों के बीच में भी वो उन जैसा बन जाता है। तो बोलने का मतलब है कि वो सबका प्रिय है, सबका चाहता है, समझ लो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आपके जो फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके कलीग होंगे या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो स्टडी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जो है पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, राइट। और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर आप जैसे आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो वहाँ पे जीके का आपको पूछा जाएगा। अगर मैं स्पेशली एचपी की बात करूँ, राइट, तो देखो एक किरण मैम है हमारे, आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वो जीके पढ़ाते हैं। जीके किस तरह से पढ़ाते हैं, एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पूरा ओपन करते हैं, मतलब उनकी हिस्ट्री तक का आप जान सकते हो जब मैम पढ़ाते हैं। आप कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, तो उड़ान सीरीज है ना हमारी, उड़ान सीरीज, इस चैनल के ऊपर उड़ान नाम है सीरीज का, तो वहां से आप एक भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप सब की अगर मैं बात करूँ, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से जो है वो इससे भी ज़्यादा आप जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।